गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को आज चैप्टर व्याकरण, जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इसके बारे में अध्ययन अध्यापन का काम करवाने का होगा। फर्स्ट चैप्टर जिसका शीर्षक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या चीज है? भाषा की निष्पत्ति संस्कृत के भाष से धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति, बोलना, यानी अपने भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है अभिव्यक्त करना है। भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। यदि हम अपने मन के भावों को एक दूसरे के समक्ष स्पष्ट नहीं करेंगे या दूसरे के द्वारा किए गए भावों या विचारों को स्पष्ट नहीं किया जाएगा, तब हम उनके मन में चल रहे विचारों की बात को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भाषा भावों या विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। भाषा की कुल जनसंख्या, कुल संख्या लगभग पूरे विश्व में 3000 है। भारत में भाषा की कुल संख्या संभवतः 1652 है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 है। जबकि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान के तहत मान्यता मिली थी। भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक भाषा, जिसे ओरल लैंग्वेज कहते हैं, लिखित भाषा, जिसे रिटन लैंग्वेज कहते हैं, और सांकेतिक भाषा, जिसे कोडेड लैंग्वेज कहते हैं। अब भाषा के रूपों में पहला रूप है भाषा का मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब होता है बोलना। जब हम अपने विचारों या भावों को बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। जैसे लाउड स्पीकर की आवाज, टेलीविजन की आवाज या हमारी वॉइस, ये सारी मौखिक भाषा के ही उदाहरण है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा, जिसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। जब हम अपने भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, एक दूसरे को अपने भावों को समझाते हैं, दूसरे के भावों या विचारों को समझते हैं, तो भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। जो आपके चैप्टर में सांकेतिक भाषा का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन भाषा का एक तीसरा रूप सांकेतिक भाषा भी है। इशारों द्वारा प्रकट किए जाने वाले भावों या विचारों को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लास में हम शिक्षक आते हैं और आप लोग खड़े हो जाते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, फिर भी शिक्षकों के द्वारा यह समझा जाता है कि विद्यार्थी हमें सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है। आपने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन आपके खड़े होने का यह संकेत स्पष्ट दर्शा देता है कि हम आपका सम्मान करते हैं। तो ऐसी भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब आप भाषा के अन्य रूप के बारे में जानकारी लीजिए जो आपके चैप्टर व्याकरण में नहीं है। मातृभाषा, जिसको हम मदर टंग भी कहते हैं, मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। मातृभाषा, परिवार में रहकर बच्चे जिस भाषा को अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के द्वारा सीखते हैं, वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। दूसरा है राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग किसी देश के अंदर उस देश के लोग अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और यही राष्ट्रभाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसकी मान्यता 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में यह पारित हुआ था। इसलिए राष्ट्रभाषा देश में रह रहे लोग अधिक से अधिक जिस भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं, वह भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। भाषा के अनुरूप में तीसरी एक भाषा है जिसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा, राजभाषा की परिभाषा है सरकारी दफ्तरों या गैर सरकारी दफ्तरों में या किसी भी ऑफिस में कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। अब उपभाषा, उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में, भाषा तो हम बोलते हैं, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में जो बोली जाती है वह भाषा उपभाषा कहलाती है। जैसे मथुरा की उपभाषा है ब्रजभाषा, भागलपुर मुंगेर में अंगिका भाषा बोली जाती है, अवध में अवधी भाषा बोली जाती है। यह भाषा जो है वह उपभाषा कहलाती है। अब आप बोली के बारे में पढ़ेंगे, आखिर यह बोली क्या है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी किसी विशेष क्षेत्र, इलाका, परिवेश में जो बोली जाती है, जो भाषा उच्चारित होती है, वह भाषा बोली कहलाती है। जैसे अवधी भाषा, मगही, भोजपुरी, मैथिली इत्यादि, ये सारी भाषाएं उपभाषा कहलाती है। लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब हमारे देश में कुल बोलियों की संख्या 780 है, जो विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कि आपने देखा, अवध में बोला जाता है, ब्रज भाषा होता है, मगही होता है, बुंदेलखंडी होता है, असमिया होता है इत्यादि। ये सब भाषा जो है वह एक क्षेत्र विशेष की भाषा है। यह बोली भी कहलाती है, इसे हम उपभाषा का भी रूप दे सकते हैं। लिपि, भाषा की ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे गुरुमुखी, देवनागरी,
रोमन इत्यादि। लिपियों में हमारे देश में संभवतः लिपियों की संख्या 13 है। साधारणतः लिपियों की परिभाषा यह है कि भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हमें लिपि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिपि के बिना भाषा में शुद्धता आ ही नहीं सकती है और लोगों के समझ में भी किसी की बातें आ नहीं सकती है। इसलिए लिपि जो है वह भाषा के लिखने की ढंग को विधिवत अध्ययन कराती है, इसलिए लिपि की आवश्यकता होती है। अब आप व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इतना तो व्याकरण में चर्चा की गई है, लेकिन व्याकरण क्यों पढ़ना आवश्यक है? क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में आ सकता है कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप भली भांति उसकी परिभाषा लिख सकते हैं या अपने मनोनुकूल शब्दों को सजाकर उसका सटीक आंसर दे सकते हैं कि जिस शास्त्र के अध्ययन से शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो व्याकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि भाषा के शुद्धतम रूप को देने का काम व्याकरण ही करती है। इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन होना बहुत ही जरूरी है। व्याकरण के बिना हम अपनी भाषाओं में शुद्धता ला ही नहीं सकते। अब व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण के 5 भेद हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार है। इसका अध्ययन आप अपने ही क्लास में अगले अध्याय में करेंगे।